वेलकम टू अचीवर्स अकेडमी। तो आज करेंगे हम असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। बहुत ध्यान से वीडियो देखना क्योंकि इससे आपका बहुत अच्छा एक रिवीजन हो जाता है और साथ ही आपको पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना है। डायरेक्शन वही है जो हमने पिछले असर्शन रीजन में देख रखी हैं। तो इसमें भी जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या होगा, अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। एक स्टेटमेंट असर्शन का होगा जो कि फॉलो होगा विद द स्टेटमेंट ऑफ रीजन और आपको चॉइस करनी होगी। चॉइसेस में ए बी सी डी 4 चॉइसेस होंगी। ऑप्शन ए आप करेंगे जब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही होंगे, दोनों ट्रू होंगे एंड रीजन आर जो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का। रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। उस केस में आप ऑप्शन ए करेंगे। बी ऑप्शन करेंगे व्हेन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, असर्शन का, तब आप बी ऑप्शन करेंगे। सी ऑप्शन करेंगे जब असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। और फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन करेंगे जब आपका असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। तो इस तरह से करके आप करेंगे इसको। तो क्वेश्चन 1 है आपका असर्शन, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो देन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी जीरो। असर्शन में क्या कहा गया है कि किसी बॉडी पर यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन इज जीरो, ये कहा गया और ये होता भी है। ठीक है, यदि फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स जरूरी है उसके लिए। तो असर्शन यहाँ पर हमारा क्या है, ट्रू। रीज़न क्या है, एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स। एक्सेलरेशन फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, यह हमारा फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, देखो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, फोर्स का फार्मूला होता है m इंटू ए, एफ इजिकल टू एम इंटू ए। तो एक्सेलरेशन हो जाता है f अपॉन m, यानी कि a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। यानी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा यदि फोर्स आपका ज़्यादा होगा, यदि फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो यदि आपका फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। तो यह यहाँ लिखा है डज नॉट डिपेंड, तो ये हमारा फॉल्स है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2 असर्शन, अ रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें कहा गया है कि जो रॉकेट है वो वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा, मीन्स जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, रीजन दिया है फॉर टू बॉडी सिस्टम व्हेन देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉडी द सेम चेंज अकर्स इन द मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो रॉकेट में क्या होता है, जैसे ये रॉकेट है आपका, तो रॉकेट जब इसके अंदर इंजन है, इंजन जब फ्यूल बर्न करेगा यहाँ पर, ठीक है, तो जब फ्यूल बर्न को होगा तो यहाँ से क्या होगा, बहुत सारी गैसेज इजेक्ट होंगी, बाहर आएंगी गैसेज। और ये गैसेज जो हैं, ये गैसेज जिस मोमेंटम से बाहर आई हैं उसी मोमेंटम से ये गैसेज अपथ्रस्ट लगाएंगे और रॉकेट जो है वो ऊपर जो है वो उड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर जो आपका असर्शन है वो ट्रू हो जाता है, रीज़न भी ट्रू हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको कि जिस रॉकेट से गैसेस बाहर आई हैं, जिस मोमेंटम से बाहर आई हैं, उसी मोमेंटम से वो रॉकेट पर एक अपथ्रस्ट लगाएंगे और रॉकेट जो है वो फ्लाई कर पाएगा। तो ये असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्लियर, गुड। क्वेश्चन दिया है असर्शन, अ क्विक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इज मोर वायलेंट देन अ स्लो कोलिजन। ठीक है, क्विक कोलिजन जो है वो बहुत तेज होगा, बहुत विग्रस होगा, वायलेंट होगा देन इन कंपैरिजन ऑफ अ स्लो कोलिजन इवन व्हेन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर आइडेंटिकल। जबकि दोनों वेलोसिटीज जो इनिशियल और फाइनल है वो आइडेंटिकल हैं। तो यस, ये ट्रू है, असर्शन इज ट्रू हेयर, क्योंकि ऐसा होता है यदि तेज कॉलिजन होगा। क्या देखो, बहुत तेज स्पीड इसीलिए कहते हैं नहीं रखना चाहिए। यदि आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है तब जो कॉलिजन होगा, तब जो एक्सीडेंट होगा वो बहुत ही भयंकर होगा, बहुत ही ज़्यादा सीवियर होगा। ठीक है, लेकिन यदि गाड़ी की स्पीड स्लो होगी तो उतना भयंकर कॉलिजन नहीं होगा, मीन्स उतनी ज़्यादा सीवियर एक्सीडेंट नहीं होगा। तो यस, इट हैपन्स। रीज़न दिया है बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब होता क्या है, देखो आपको पता है ना कि मोमेंटम को ज़ीरो तक आने पर, ठीक है, कितनी तेज गाड़ी आ रही है, लेकिन जब वो किसी चीज़ से टकराएगी तो वहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो वेलोसिटी हो जाएगी। तो उस ज़ीरो वेलोसिटी आने पे जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना उसका इम्पैक्ट कम होता है, ये ध्यान रखो हमेशा।
तो जब क्विक कोलिजन होगा यानी कि 0 तक तुरंत आ जाएगी बॉडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो इफेक्ट भी, उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। स्लो कोलिजन में उसका इम्पैक्ट कम होगा क्योंकि उसने टाइम लिया 0 तक आने पर। तो रीज़न दे बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम चेंज होता है, विच डिटरमाइंस द फोर्स इज ग्रेटर इन फर्स्ट केस। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मोमेंटम चेंज का रेट है वो फर्स्ट केस में ज़्यादा हुआ, यानी कि वहाँ पर जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। तो डेफिनेट सी बात है कि रीज़न भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ये भी ट्रू है। और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। ये रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर इस केस में, यस वेरी ट्रू, आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन व्हेन अ फायरफ्लाई हिट्स अ बस ईच ऑफ देम एक्सर्ट्स द सेम फोर्स। देखो ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि यदि आपने एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो जितना फोर्स लगाया, सेइंग ए फोर्स लगाया, ठीक है ना, तो उतना ही फोर्स रिटर्न में लगेगा, यानी ए फोर्स ही रिटर्न में लगेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आपका न्यूटन लॉ है। तो फायरफ्लाई ने बस को हिट किया, आपने देखा होगा कई बार जो है वो कोई ऐसे फायरफ्लाई अटैक कर देते हैं विंड स्क्रीन पे कि विंड स्क्रीन में क्रैक आ जाता है। तो व्हेन अ फायरफ्लाई हिट्स अ बस ईच ऑफ देम एक्सर्ट्स द सेम फोर्स, यस इट इज़ ट्रू। असर्शन के इस केस में आपका ट्रू है। रीज़न दिया है फायरफ्लाई हैज़ मोर मास एज कम्पेयर टू द विंडशील्ड। ये तो भाई गलत है, फायरफ्लाई का तो मास बहुत ही कम हुआ, विंडशील्ड का मास काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो रीज़न यहाँ पर है आपका फॉल्स। अब बताओ जल्दी से इस केस में कौन सा ऑप्शन आता है आपका, यस वेरी गुड, ऑप्शन सी हो जाता है, जिसमें आपका असर्शन होता है ट्रू और रीज़न होता है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन बोथ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स। बिल्कुल सही कहा है, जो लीनियर मोमेंटम होगा वो दोनों केसेस में, इलास्टिक में भी और इलास्टिक कोलिजन में, दोनों केस में कंजर्व होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जितना आपका इनिशियल मोमेंटम होगा फाइनल भी उतना ही होगा, यानी कि रिमेन्स कंजर्व्ड। रीजन दिया है टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ऑल कोलिजन्स। तो ये भी ट्रू है, यहाँ पर असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, लेकिन रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो इस केस में क्या होता है, आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी होता है, जहाँ पर दोनों ट्रू होंगे लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर आप करोगे बिकॉज टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ऑल कोलिजन्स, तो यहाँ पर आपका कोई रीज़न इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ऐसा कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 6, असर्शन व्हाइल वॉकिंग ऑन आइस वन शुड टेक स्मॉल स्टेप्स टू अवॉइड स्लिपिंग। यस वेरी गुड, सही बात है भाई। यदि आप आइस पर चल रहे हो तो आपको यही कहा जाएगा कि छोटे कदम रखो, नहीं तो गिर जाओगे भाई, स्लिप कर सकते हैं यदि आप तेज़ तेज़ चलेंगे। तो असर्शन इज़ ट्रू, ठीक है। अब रीज़न दिया है इसका, दिस इज़ बिकॉज स्मॉल स्टेप्स एंश्योर स्मॉल फ्रिक्शन। तो यस वेरी करेक्ट, जितने स्मॉल स्टेप्स होंगे उतना ही छोटा फ्रिक्शन होगा। तो ये भी आपका ट्रू है, तो करेक्ट है ये। यदि आप इसको जोड़ करके भी देखोगे तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन शो कर रहा है। वाइल वॉकिंग ऑन आइस वन शुड टेक स्मॉल स्टेप्स टू अवॉइड स्लिपिंग बिकॉज स्मॉल स्टेप्स एंश्योर स्मॉलर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका कम हो जाएगा स्मॉल स्टेप होने पर, जिसकी वजह से आपके गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो रीज़न है दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर इस केस में क्या होता है, जल्दी बताओ, ऑप्शन ए, यस वेरी गुड। क्वेश्चन 7, असर्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस। यस, न्यूटन थर्ड लॉ हर तरह के फोर्सेस पर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रिक हो या फिर मैग्नेटिक फोर्सेस हो। तो असर्शन हमारा है यहाँ पर ट्रू। देखते हैं रीजन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन बॉडीज आर इन मोशन। नो, ये रॉन्ग है, इट इज़ फॉल्स। क्योंकि चाहे बॉडीज़ आपके ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में स्टेट में हो या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, न्यूटन्स थर्ड लॉ सभी पर एप्लीकेबल होता है। तो जब असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, कौन सा आंसर होगा आपका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यस वेरी गुड, इट इज़ आंसर ऑप्शन सी। तो आई होप समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। क्वेश्चन 8 है आपका, असर्शन अ बॉडी इज मोमेंटरीली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस द डायरेक्शन।
तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि वो मूव कर रहा है और उसको डायरेक्शन चेंज करनी है, यदि आप ही भाग करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो, फिर आप लौट रहे हो, तो फॉर अ मोमेंट तो आप रेस्ट पर आओगे ना, बिना रुके कैसे आप चेंज कर लोगे डायरेक्शन। तो यस, असर्शन यहाँ पर हो जाता है आपका ट्रू। रीजन देखते हैं, अ बॉडी कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी 0 एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब सपोज आपने बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल नीचे आएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि बॉल पर जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, तो भले ही वेलोसिटी फॉर अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम 0 होगी, जैसे ऊपर जब जाएगी बॉल तो वहाँ पर 0 हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। तो ऊपर जाने पर 0 होगी, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, तो यानी कि एक्सेलरेशन होगा। यहाँ लिखा है अ बॉडी कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन, तो इट इज़ फॉल्स। रीज़न क्या हुआ यहाँ पर? फॉल्स। तो उस केस में जब असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, हमारा कौन सा आंसर हो जाता है? ऑप्शन सी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन देयर इज अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिकॉयल ऑफ द गन। कहा है कि जब भी एक बुलेट फायर करती है फ्रॉम अ गन, ठीक है ना, एक गन से, ये गन है और इससे क्या हुआ? बुलेट निकली, ठीक है। ये गन का सपोज साइड है, ये इस तरह से करके आपकी गन हो गई है, ठीक। अब यहाँ से बुलेट निकली, ये बुलेट निकली आपकी, तो क्या होगा? देयर इज अ फॉरवर्ड फोर्स, यस, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ऑन द बुलेट एंड रिकॉयल ऑफ द गन, और उतना ही फोर्स जो है वो गन पर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारा असर्शन यहाँ पर क्या है? ट्रू है। रीजन क्या है? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यस, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इट इज़ ट्रू कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रीज़न इज़ ट्रू। और जो गन रिकॉयल करती है वो भी इसी वजह से करती है, क्योंकि जो फोर्स फॉरवर्ड लगा है उतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। यदि ये फोर्स 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन ही बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो यानी कि इक्वल फोर्स होगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। तो दोनों करेक्ट हैं, और साथ ही जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा असर्शन का। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। आया समझ में? गुड। क्वेश्चन 10 है आपका, असर्शन, व्हेन एस्ट्रोनॉट थ्रो समथिंग इन स्पेस दैट ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड विद द सेम स्पीड। तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट ने यदि कोई भी चीज़ स्पेस में फेंकी है तो वहाँ पर क्या है? वैक्यूम है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा और ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होती रहेगी विद द सेम स्पीड। तो यस, असर्शन क्या यहाँ पर ट्रू है। क्लियर? Reason there, the acceleration of an object produced by a net applied force is directly related to the magnitude of force and inversely related to the mass of the object। पूछा है एक्सेलरेशन जो है किसी ऑब्जेक्ट का, तो देख लेते हैं इसको। F इजिकल टू होता है आपका m इंटू ए, तो A इजिकल टू F अपॉन m, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो हमारा रीज़न में यही कहा गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय नेट अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, तो रीज़न भी हमारा ट्रू है, लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? देख सकते हैं। व्हेन एस्ट्रोनॉट थ्रू समथिंग इन स्पेस दैट ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड विद द सेम स्पीड बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यदि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है तो उसके इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहाँ पर दोनों ट्रू हैं, असर्शन एंड रीज़न, बट जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नहीं है। बात आई समझ में? गुड। क्वेश्चन 11, असर्शन, अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, then the object will be in equilibrium if the sum of all the forces is equal to 0। बिल्कुल सही बात है। यदि बहुत सारे फोर्सेस किसी एक ऑब्जेक्ट पर सेम पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके यहाँ पर सेंटर पे सपोज यहाँ से भी फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है, यहाँ से भी वर्क कर रहा है, यहाँ से भी वर्क कर रहा है, यहाँ से भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ द ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। तो यदि अनबैलेंस फोर्स 0 हुआ, यानी कि नेट फोर्स 0 हुआ, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। यस, वेरी ट्रू। ये तो असर्शन इस केस में क्या आपका ट्रू है। रीजन देखते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल इन मैकेनिक्स रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज नॉन जीरो। तो इक्विलिब्रियम कह रहे हैं कि जब नॉन जीरो होगा पार्टिकल पर फोर्स तब होगा, तो ये गलत है।
तो यानी रीज़न यहाँ पर क्या हो जाता है आपका फॉल्स है। क्लियर? तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा इस केस में? इस केस में आपका ऑप्शन हो जाता है आंसर सी। Question 12. Assertion. When we sit on a chair, our body exerts a force downward and that chair needs to exert an equal force upward or the chair will collapse. तो काहे कि यदि चेयर पर आप बैठे हैं, आपकी बॉडी फोर्स लगा रही है नीचे, यानी कि चेयर पर फोर्स लगा रही है, तो सीधी सी बात है कि चेयर को भी उतना ही फोर्स इक्वल लगाना है अपवर्ड डायरेक्शन में, नहीं तो चेयर कोलैप्स कर जाएगी। तो यस, असर्शन यहाँ पर क्या है? ट्रू है। रीजन दिया है द थर्ड लॉ सेज दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रीजन भी यहाँ पर ट्रू है। और साथ ही हम देखें तो यदि हम इसमें देखना चाहें कि एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है रीज़न उस असर्शन का, तो आप देख सकते हो चेयर विल कोलैप्स बिकॉज द थर्ड लॉ सेज दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर ये रीज़न मैच कर रहा है, असर्शन के लिए सही एक्सप्लेनेशन है। तो इस केस में आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्लियर? गुड। क्वेश्चन 13. असर्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन मैन मूव्स हिम फॉरवर्ड। बिल्कुल सही बात है। यदि हम चलते हैं तो हम ग्राउंड पर फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, हमारा जो पैर होगा वो इस डायरेक्शन में, फुट डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो ग्राउंड भी इस डायरेक्शन में फुट पर फोर्स लगा रही है। ठीक है, ये सपोज एक आदमी चल रहा है तो इसी तरह से फोर्स लगता है। तो ये सही है, असर्शन इज ट्रू। यस, रीज़न इट इज़ अ रिएक्शनल फोर्स, ये भी करेक्ट है। रीज़न भी हमारा क्या है यहाँ पर? ट्रू है। लेकिन क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है? रीज़न फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द मैन मूव्स हिम फॉरवर्ड बिकॉज इट इज़ अ रिएक्शनल फोर्स, तो ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? जब दोनों केस में ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, उस केस में हमारा ऑप्शन होता है करेक्ट बी। क्लियर? Question 14. Assertion. Mass is a measure of inertia of the body in linear motion. Very correct. Assertion यहाँ पर true है क्योंकि inertia क्या होता है? Inertia is a property of an object of a body which keeps the body, which resists the position of the object of the body. यानी यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में। तो सीधी सी बात है, यदि मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, मास जितना कम होगा उतना कम इनर्शिया होगा। भाई यदि कोई भारी ऑब्जेक्ट है तो उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि हैवी है, मास है। तो यस, ये असर्शन क्या हमारा यहाँ पर ट्रू है। रीज़न दिया है ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज। तो यही बात मैंने अभी आपको बोल भी दी है। तो यानी हमारा रीज़न भी यहाँ पर ट्रू है क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होगा टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो यहाँ पर हमारा असर्शन ट्रू भी है, रीज़न भी ट्रू है, साथ ही रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका किसका? असर्शन का। तो यहाँ पर आंसर इस केस में क्या होगा? ऑप्शन ए। आई बात समझ में? क्वेश्चन 15. असर्शन चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स। तो यस, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है, तो असर्शन यहाँ पर है आपका ट्रू। यस, रीज़न क्या है? इम्पल्स इज द एरिया बिटवीन एफ.टी. ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। ये भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नहीं है। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आया समझ में? तो इस तरह से हमने करे कुछ असर्शन, रीज़न, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। डेली आपको ये असर्शन, रीज़न मिलते जाएंगे। सो कीप वॉचिंग अचीवर्स एकेडमी हल्द्वानी। वेरी गुड, थैंक यू।